नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। आगे बढ़ने से पहले दिखा देते हैं आपको 6:57 की हेडलाइंस। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए का दावा, ड्रग तस्करों से थे सलविंदर के ताल्लुकात। आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर राहुल गांधी बांद्रा से धारावी तक करेंगे पदयात्रा। दिल्ली में आज ऑड इवन फॉर्मूले का आखिरी दिन, दूसरे चरण पर जल्द होगा फैसला। दिल्ली में दिखा महिला बाउंसर का कहर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पिटाई की तस्वीरें। समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम करने वालों को राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान, जेएसपीएल फाउंडेशन ने 9 व्यक्तियों और 10 संगठनों को किया सम्मानित। और ब्रिस्बेन में पर्थ का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, स्पिनर्स की जगह एक और पेसर से निकल सकता है जीत का मंत्र। चलिए अब बात करते हैं आज का एजेंडा की। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ के बाद एनआईए ने दावा किया है कि सलविंदर के तार ड्रग तस्करों से जुड़े हैं। आपको बता दें, कथित तौर पर सलविंदर को आतंकवादियों ने पठानकोट हमले से 24 घंटे पहले अगवा किया था। ड्रग तस्करों से एनआईए का कहना है कि तार जुड़े हैं। आपको बता दें, पठानकोट हमले से पहले ये खबरें आई थीं कि सलविंदर सिंह को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। और पठानकोट हमला मामले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से आज भी एनआईए पूछताछ करेगी। इससे पहले सलविंदर से लगातार चौथे दिन भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, उनके रसोइयों और पंचपीर दरगाह के केयरटेकर सोम से भी पूछताछ हुई। बताया जा रहा है पठानकोट हमले से पहले सलविंदर पंचपीर दरगाह गए थे। मुंबई कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल दोपहर करीब 2 बजे मुंबई पहुंचेंगे। इसके बाद वो उत्तर मुंबई के मलाड मालवणी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहां से राहुल गांधी दक्षिण मुंबई स्थित मुंबई कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, जहां वो स्वर्गीय मुरली देवड़ा के नाम पर मुंबई कांग्रेस कार्यालय के सभागार का नामकरण करेंगे। 16 जनवरी को राहुल सुबह 10:30 बजे विलेपार्ले के एनएम कॉलेज में छात्रों से मुखातिब होंगे। इसके बाद दोपहर में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ पार्टी की तरफ से निकाले जाने वाले मार्च की अगुवाई करेंगे। करीब 8 किलोमीटर की ये यात्रा बांद्रा से धारावी के बीच निकाली जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी फॉर्मूले ऑड इवन का आज आखिरी दिन है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ऑड इवन फॉर्मूले के दूसरे चरण को शुरू करने के बारे में फैसला किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। जुलाई 2014 में अध्यक्ष पद संभालने वाले शाह का कार्यकाल जनवरी के तीसरे हफ्ते में खत्म हो रहा है। लिहाजा आज अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो अमित शाह फिर से अध्यक्ष बनने तक पार्टी और सरकार में कुछ संभावित बदलाव फिलहाल रुके हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज 2 दिन के दौरे पर जयपुर जाएंगे, जहां वो आम लोगों से आम बजट के बारे में उनकी राय लेंगे। साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान पर्रिकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज ब्रिस्बेन के गैबा मैदान पर खेला जाएगा। पहले मैच में 309 रनों का शानदार स्कोर बनाने के बावजूद भारत 5 विकेट से हार गया था। आज के मैच में दोनों ही टीमों को अपने गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पहले मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए थे।
भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत टल गई है, लेकिन जल्द ही नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि दोनों ही देशों ने मसूद अजहर पर गोलमोल जवाब दिया है। पठानकोट हमले ने दोस्ती की रफ्तार जरूर थाम ली, लेकिन भरोसा टूटने नहीं दिया। दोनों पड़ोसियों के बीच बात होगी और ये सिर्फ वक्त की बात है। आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं है कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. I have nothing to add to the statement that was issued yesterday after a high-level meeting. सब कुछ कितनी सहमति से चला, इसका अंदाजा वार्ता को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बयानों में भी नजर आया और उनकी टाइमिंग में भी। लेकिन एक मुद्दा जरूर रहा जहां दोनों ने ही खुलकर बोलने में आनाकानी की। मसूद अजहर के बारे में न उन्हें ज्यादा पता और न हमें। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. इससे पहले अलग अलग लेवल पर बातचीत का दौर चला। दोनों देशों के एनएसए के बीच बात होने की बात भी कही गई और आखिरकार बातचीत टलने का फैसला जरूर आया, लेकिन रुकने का नहीं। राहुल बाली, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने भारत पाक के बीच वार्ता रीशेड्यूल होने का जवाब दिलचस्प अंदाज में दिया। The time frame is very near future. Very near future means very near future. I'm not going to parse very near future. As I said, the two foreign secretaries have mutually agreed, so I don't understand. मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और दोनों देशों के बीच फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत रीशेड्यूल होने पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है। हम सिर्फ इतना देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कहना चाहेंगे, जो भी डिसीजन पाकिस्तान के खिलाफ हो वो डिसाइसिव हो और टाइम बाउंड। ये अच्छी बात है, खास करके पठानकोट के बाद इस प्रकार से वार्ता अगर हम लोग पाकिस्तान से करते तो जो शहीद हुए पाकिस्तान पठानकोट में पाकिस्तान के हमले में, उस शहीदों के आत्माओं के साथ ये धोखा होता, खिलवाड़ होता। It is quite positive and it gives hope that India and Pakistan will engage themselves in a meaningful dialogue in a nearest future. जैश-ए मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर पर शिकंजा कस चुका है, लेकिन लगता है इतने भर से उसकी एकड़ी खत्म नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद अजहर ने बयान जारी कर फिर से जहर उगला है। जैश के ऑनलाइन मुखपत्र में सैदी नाम से मसूद का संदेश प्रकाशित हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी हुक्मरानों को सख्त चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का जो रास्ता अख्तियार किया है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। मस्जिद, मदरसा और जिहाद के खिलाफ कदम पाकिस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मुझे न अपनी गिरफ्तारी की चिंता है, न मौत की। मेरे मारे जाने पर न मेरा कोई मित्र मुझे याद करेगा, न ही कोई दुश्मन, जबकि मौत को प्यार करने वालों की एक सेना तैयार होगी। एक जिहादी मौत से मोहब्बत करता है और वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। अल्लाह चाहते हैं कि उसके लोग दुश्मनों को लंबे समय तक जश्न मनाने का मौका न दें। मेरी गिरफ्तारी के संबंध में भारत से यहां बहुत हल्ला हुआ। गिरफ्तारी, हत्या, गिरफ्तारी, और हमारे शासक चिंता में हैं क्योंकि उनकी दोस्ती प्रभावित हो रही है। वो अपने दोस्त मोदी और वाजपेयी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान हमेशा शांति की तरफ मुखर रहा है। हमारी जिंदगी की सुरक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र और जिहाद के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ के शासकों को इसके लिए कोई आदर नहीं है। वो हमेशा उन लोगों के कहे पर चल रहे हैं जो उनके नहीं हैं, और वे अपने ही देश में विस्फोटों और गोलीबारी से अस्त व्यस्त हैं। मैंने कभी पाकिस्तानी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरे पाकिस्तान में मेरे खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह अपना देश है, अल्लाह मदद करे। खबर इंडोनेशिया से, जहां राजधानी जकार्ता में यूएन ऑफिस को निशाना बनाकर गुरुवार सुबह एक के बाद एक
8 ब्लास्ट हुए, जिनमें 4 आतंकवादियों समेत 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हमलावर 10 से 14 की संख्या में थे, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है और इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन आईएस ने ली है। एक के बाद एक धमाकों और ताबड़तोड़ फायरिंग की गूंज ने गुरुवार को जकार्ता को दहला कर रख दिया। सुबह 9:30 बजे के करीब से जिस इलाके में सीरियल धमाके शुरू हुए, वहां से पास में ही प्रेसिडेंशियल पैलेस है। हमले वाली जगह पर यूएन ऑफिस, फ्रेंच एम्बेसी, शॉपिंग मॉल, स्टारबक्स कैफे और कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। माना जा रहा है कि हमला यूएन के दफ्तर को निशाना बनाकर किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक 3 फिदायीन हमलावरों ने स्टारबक्स कैफे में खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। Korban dari peristiwa ini, tapi kita semuanya juga mengecam tindakan yang mengganggu। बिगड़ते हालात के मद्देनजर जकार्ता की सड़कों पर आर्मी उतारनी पड़ी। मॉल के बाहर टैंक के साथ स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके मॉल में ही मौजूद थिएटर में आतंकी घुसने में कामयाब रहे और अंदर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में पेरिस हमले के बाद से ही इंडोनेशिया में अलर्ट जारी था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिसंबर में ही बाली और सुमात्रा में आईएस पर हमले की साजिशें रचने की सूचना दी थी। जकार्ता पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक आईएस ने दिसंबर में धमकी दी थी कि हम इंडोनेशिया में लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल ने गुरुवार को मुक्तसर में विशाल रैली की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लोगों की भीड़ देखकर उत्साहित दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्ताधारी अकाली दल और विपक्षी कांग्रेस की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में सिर्फ पंजाब को लूटा गया है। एक बार कांग्रेस और एक बार अकाली दल सत्ता में आते हैं और इनकी आपस में साठगांठ चलती रहती है। केजरीवाल ने कहा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। मुझे बादलों से डर नहीं लगता और बादलों के बड़े ताऊ जी बैठे हैं दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मेरे को डराने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करवा दी, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड करवा दी। तो मैं बादलों को कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे ताऊ जी मेरे को नहीं डरा पाए तो बादलों की तो पार्टी क्या, वो मेरे को क्या डराएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार ने शहादत दी, सभी गुरुओं ने शहादत दी दोस्तों। और आज बादल क्या कर रहे हैं? प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन के बैठ गए, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, बेटे की बहू को भी मंत्री बना दिया, उसके बहू के भाई को भी मंत्री बना दिया, अपने दामाद को भी मंत्री बना दिया। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो खुद भी चुनाव लड़े, उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ी, वो भी एमएलए, उनका बेटा भी चुनाव लड़ा। ये असली खालसा नहीं है, ये असली सिख नहीं है। असली सिख वो है जो अपने परिवार को कुर्बान करके देश के, समाज के और इंसानियत के लिए काम करता है। और अब बात अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की। मकर संक्रांति के मौके पर विजयवर्गीय के बोल एक बार फिर बिगड़ गए और उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बाद में विजयवर्गीय के कदम भी लड़खड़ा गए और काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण वो जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मामूली चोट भी आई, लेकिन पतंगबाजी पर हाथ आजमा कर ही माने विजयवर्गीय। बिगड़े बोल और बेबाकी के लिए जाने जाने वाले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आमिर की आने वाली फिल्म दंगल का खुलेआम विरोध करने की बात कही है। इंदौर में पतंगबाजी करने जाने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया। जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो जरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। तो अभी एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग जरा।
पतंगबाजी करने गए विजयवर्गीय हादसे के भी शिकार हो गए। जबरदस्त भीड़ की वजह से उनके कदम लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। इस मौके पर विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के प्रभारी होने की फर्ज अदायगी भी की और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोसा। देखिए, वहाँ पर प्रजातंत्र तो है ही नहीं और ममता जी बिल्कुल अप्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है। मालदा में जहाँ घटना हुई वहाँ एक भी हिंदू आसपास नहीं रह रहा है, पर कोई वहाँ देखने नहीं गया। पुलिस वहाँ रंगाई पुताई में लगी है, थाने में आग लगा दी, उसकी रंगाई पुताई चल रही है। पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू जैसा माहौल है, किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, सारे दस्तावेज मिटाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और इसीलिए हमने गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से कहा है कि जाकर देखें। मध्य प्रदेश की मैहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी की हालत वहां अच्छी नहीं बताई जा रही। ऐसे में विजयवर्गीय ने पार्टी को हतोत्साहित करने वाला बयान दिया कि मैहर कभी भी बीजेपी के पास नहीं रहा। हालांकि बयान देने के बाद गलती का एहसास हुआ तो सफाई भी दी कि मुख्यमंत्री मैहर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके अच्छे नतीजे आएंगे। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब तक आपने बाइक्स की चोरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन कार चोरी के बारे में शायद ही सुना हो। बाइक्स की चोरी के किस्से सुने होंगे, कार की चोरी के बारे में सुना होगा, लग्जरी एसयूवीज की चोरी की दास्तान भी आपने सुनी होगी, पर क्या आपने ये सुना है कि चोरों ने लग्जरी वॉल्वो बसों पर ही हाथ साफ कर दिया? ये सुनकर चौंक गए होंगे आप। इतनी बड़ी बस की चोरी भला कौन कर सकता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस गिरफ्त में दिख रहे इस शख्स की कारस्तानी हैरान करने वाली है और साथ ही दिलचस्प भी। कभी कल्पना ट्रेवल्स में काम करने वाले इस शख्स की हसरत जाग उठी कि कोरी बस ड्राइवरी में जिंदगी का मजा नहीं है, असली मजा तो मालिक बनने में है। फिर क्या था, यूपी के रहने वाले इस शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 2 वॉल्वो बसों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत थी 2 करोड़ 15 लाख रुपए। कंपनी गाजियाबाद से ना 2 आरोपी है इसमें, उन्होंने इनको वहाँ से चोरी किया था। एक सज्जल नाम का है जो वहीं कल्पना कंपनी में ये काम करता था। एक दूसरा साथी उसका बिट्टू, वो बिट्टू नागर है, फरीदाबाद के रहने वाला, वो यूपी का रहने वाला है। चोरी की दोनों वॉल्वो बस को राजस्थान में बेचा जाना था और उससे मिली रकम से दोनों बदमाश नई बस खरीदना चाहते थे। अभी ये राजस्थान में बेचने की इनकी प्लानिंग थी, वहीं पर इनकी कार्रवाई ना करवाने की प्लानिंग थी। वो प्लानिंग पे हमारे जो सेक्टर 9 के इंचार्ज उन्होंने पानी फेर दिया और इनको दबोच दिया। पुलिस दोनों आरोपियों से तफ्तीश कर रही है, इनकी इस साजिश में और कोई गिरोह शामिल है या नहीं। संजय खन्ना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुड़गांव। खबर पुणे के पेठे इलाके से, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ लोगों ने गाड़ी की बैटरी चुराने के आरोप में एक शख्स को जिंदा जला दिया। 70% तक जले शख्स की हालत इस वक्त गंभीर बताई जाती है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पुणे के पेठे इलाके का यह मंजर एक शख्स पर ढाए गए जुल्म और सितम की गवाही दे रहा है। संजीव राठौर पर गाड़ी से बैटरी चुराने का शक था। इसी शक के आधार पर 4 लोगों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा और उसके बाद उसे जबरदस्ती डीजल पिला दिया। जब इससे भी जी नहीं भरा तो जिंदा जला दिया। संजीव को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 की तलाश की जा रही है। प्राइमा फेसी जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट से 3 आरोपी हमने आइडेंटिफाइड किए हैं। 3 में से एक आरोपी को हमने रात को अरेस्ट किया है। आउट ऑफ 2 एक का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रीवियस हिस्ट्री है और उन्हें हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, अरेस्ट करेंगे। संजीव की मदद स्थानीय लोगों ने की। आग बुझाकर उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, वरना मौके पर ही उसकी जान भी जा सकती थी। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि मामला सिर्फ बैटरी चोरी से ही जुड़ा था या बदमाशों की संजीव से कोई पुरानी अदावत भी थी। रुकमन पोद्दार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पुणे। आगे बढ़ते हैं। जेएसपीएल फाउंडेशन की तरफ से जमीनी स्तर पर अनुकरणीय कार्य करने वाले 9 लोगों और 10 संगठनों को राष्ट्रीय स्वयंसिद्ध सम्मान से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। ये हुनर और हौसले का सम्मान है। जेएसपीएल फाउंडेशन ऐसे 9 लोगों और 10 संगठनों का सम्मान कर रहा है
जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके न सिर्फ अपने क्षेत्रों में नाम कमाया बल्कि जीने की एक नई राह भी दिखाई। JSPL फाउंडेशन की तरफ से सम्मान के तौर पर 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने इस आयोजन के लिए JSPL फाउंडेशन की सराहना की। और मुझे लगता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े लोग इस प्रकार के काम करके जिस प्रकार से समाज को वापस देते हैं, शायद भगवान उनको और ताकत दे ऐसे काम करने की। JSPL फाउंडेशन की तरफ से पिछले साल राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान घोषित किए गए थे। कमानी ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में 6 लोगों को स्पेशल सर्टिफिकेट और 50,000 रुपए के पुरस्कार दिए गए। सम्मानित हस्तियों ने माना कि अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। दिल में बहुत आनंद हुआ कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार किसी ने भी नहीं दिया, इसलिए मैं शुक्रिया जानता हूँ इनकी। बहुत मुझे ये होता है, खुशी होता है। मुझे जो अवार्ड मिला है मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है। इस ऑन बिहाफ ऑफ तमन्ना स्कूल। जिंदल परिवार की मुखिया श्रीमती सावित्री जिंदल और JSPL फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती शालू जिंदल ने भी लोगों का सम्मान किया। JSPL के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल ने कहा कि ऐसे लोगों का सम्मान कर उन्हें भी प्रेरणा मिली है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ और जितने भी लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, संस्थाओं को अवार्ड दिए गए हैं, लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, उन सबको देख करके खुद को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। उन लोगों ने जो काम किया है अलग अलग लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उससे जो है हमें खुद को बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। The challenges they have faced and their years of dedication and hard work have truly inspired me and I believe all of us here. कार्यक्रम में मेहमानों का आभार श्री वेंकटेश्वर जिंदल ने जताया। इस कार्यक्रम से उत्साहित JSPL फाउंडेशन इस पहल को और व्यापक करने पर विचार कर रहा है। एनी फातिमा के साथ आरिज मतलूब, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो का। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जब टूटने लगे हौसले तो हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। जीवन में एक सफल करियर की उम्मीद सब करते हैं, लेकिन कामयाबी की ऊंचाइयां लगातार मेहनत के बाद ही हासिल होती है। धैर्य के साथ मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की ऐसी ही शुरुआत दशकों पहले पश्चिम बंगाल की एक बेटी अरुंधति भट्टाचार्य ने की थी। तो निरंतर मेहनत ने कैसे उसे दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार कर दिया। मिलिए आज के एपिसोड में भारतीय स्टेट बैंक की पहली चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की 209 साल का इतिहास और ये पहला मौका जब कोई महिला इस बैंक के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में कामयाब हुई। इस सहज और स्वाभाविक से दिखने वाली महिला का नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। 17,000 ब्रांच, 50 करोड़ कस्टमर्स और हर रोज तकरीबन 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन। और देश के सबसे बड़े बैंक की चेयरपर्सन बनना मुमकिन नहीं था समर्पण और प्रतिभा के बिना। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली ये बेटी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी। दूसरे विकल्प के रूप में जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA किया और 1977 में सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टेट बैंक ज्वाइन किया। बैंक में अभी हमारा 38 साल का करियर रह चुका है, तो बहुत सारे जगह में मैं काम की हूँ, बहुत सारे पदभार संभाले हैं और जितने जगह पे काम किए हैं, जितना मुझसे बन सके उतनी अच्छी तरीके से काम किए हैं। उसीलिए हमको लगता है हम अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर से चेयरमैन तक का सफर कई पड़ावों से गुजरा। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पिता और होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाली मां ने बेटी को जो संस्कार दिए थे वो परिवार सहेजने से लेकर दफ्तर में अधिकारियों और साथियों तक के साथ व्यवहार में साफ दिखे। तो बैंकिंग के हर पहलू पर उनकी पकड़ ने बिजनेस सेटअप से लेकर HR, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां भी जिम्मेदारी मिली इस ऑफिसर ने अपनी काबिलियत साबित की। और यही वजह रही कि 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने
3 अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए अरुंधति भट्टाचार्य का चयन स्टेट बैंक के सर्वोच्च पद के लिए किया। बुलंदी के आसमान पर पहुंचकर भी जमीनी हकीकत से वाकिफ रहने वाली ये बेटी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। यही वजह है कि सोलर एटीएम और दिव्यांग लोगों के लिए एटीएम की शुरुआत की, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग और नौकरी देकर मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों को भी बढ़ाया। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी रेपुटेशन आपके आगे आगे चलता है, तो यानी कि आप अगर पहले से ही आपके रेपुटेशन अच्छा बनाएंगे एज अ गुड वर्कर, एज अ पर्सन हु कैन डिलीवर, देन सब्सिक्वेंट असाइनमेंट्स में इस चीज़ की बहुत काम आती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग टीम्स लीड कर रहे हैं, दे वांट समबडी हु विल डिलीवर, दे डोंट वांट समबडी हु कांट डिलीवर। सो टू दैट एक्सटेंट यू नो इफ़ यू हैव वर्कड वेल, अगर मन लगा के दिल लगा के काम किए हो और काम ठीक तरीके से कर पाए हो, तो डेफिनेटली उसकी जो क्या कहें उसकी जो रिवॉर्ड्स है वो तो आते रहते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन विश्व भर में एकमात्र महिला है जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में आने वाले किसी भी बैंक का नेतृत्व करती हैं। अपने 38 साल के बैंकिंग करियर में कामयाबी के नए आयाम हासिल करने वाली अरुंधति न सिर्फ उन बेटियों के लिए एक मिसाल हैं जो फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, बल्कि इस सोच को भी बदल रही हैं कि आर्थिक मामलों में महिलाओं की पकड़ कम या क्षमता अधूरी होती है। पश्चिम बंगाल की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश में लगातार बढ़ती मीडिया की भूमिका को हम समझते हैं, इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस मंच का उपयोग कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जाएं। बेटियों की गौरवशाली उपलब्धियों को देश के सामने रखकर समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो, और कल यानी शनिवार रात 9:30 बजे न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ जरूर मिलिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से हमारे साथ अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में। Years ago, we